प्यारे बच्चों, मैं अहमद तंजीम MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज फिर आपके समक्ष कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 3 जो कि वनस्पति जगत है का भाग 2 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, इससे पहले भाग 1 में हमने पादप जगत का वर्गीकरण देखा था, वनस्पति जगत का वर्गीकरण देखा था कि वनस्पति जगत को 5 समूहों में बांटा गया है, जिसमें शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म थे। पिछले भाग 1 में हमने शैवाल की डिटेल देखा था, शैवाल को डिटेल में पढ़ा था, एल्गी को, और पाया था कि ये बहुत ही सिंपल पौधे हैं, सरल पौधे हैं, जिनकी संरचना बहुत ही सरल है। इनके पास ना तो तना था, ना जड़, ना पत्तियां, ना ही इनके अंदर भ्रूण का विकास होता है, ना ही इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। बच्चों, आज अपने इस भाग 2 में हमको ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पढ़ना है, जो शैवाल से कुछ उन्नत पौधे हैं। ब्रायोफाइटा में जड़ तो नहीं होगी, परंतु जड़ जैसी आकृति होगी। और साथ ही टेरिडोफाइटा पे जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से भी ज़्यादा उन्नत है। इसमें जड़ भी होगा, तना भी होगी और पत्तियां भी होंगी। तो आइए बच्चों, आज हम अपने इस भाग 2 को शुरू करते हैं, और जब हम अगले भाग में, भाग 3 में अगले वीडियो पे आएंगे तो वहां पर हम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और साथ ही पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को देखेंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो कि भाग 2 है, आइए सबसे पहले बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा ये सरल रचना वाले पौधे हैं। सरल रचना, जैसे हमने शैवाल को देखा था वैसे ही ये भी सरल रचना वाले पौधे हैं, और पृथ्वी पे लगभग 24,000 से भी अधिक इनकी जातियां पाई जाती हैं। ये नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं। ये हमेशा किसी भी जलाशय के निकट ही उगेंगे। कहीं भी नम या छायादार स्थान होगा जहाँ पे गीली जगह होगी, पेड़ों का तना, पेड़ों के तने हो गए या गीली मिट्टियाँ हो गई, वहाँ पे ये उगते हैं। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर यानी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि बिना जल के ये अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और चूंकि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो कि कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, जल और भोजन को पौधों में इधर से उधर लेके जाते हैं, वो भी इनमें नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इनको असंवहनीय पादप यानी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है। बच्चों, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, अगर इनके विशेष लक्षण की बात करें तो अभी हमने देखा ये ब्रायोफाइट्स, अधिकांश ज़्यादातर ब्रायोफाइट्स नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं। ये जहाँ भी उगेंगे ये हमेशा किसी न किसी जलाशय के निकट ही उगेंगे, या जहाँ नमी होगी वहाँ पे उगते हैं। ये कुछ मिलीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइट हैं जो 45 से 50 सेंटीमीटर तक भी लंबे हो सकते हैं। जो निम्न श्रेणी के ब्रायोफाइट्स हैं, जिनको हम लीवरवर्ट्स कहते हैं, यहाँ पर मार्केंशिया का उदाहरण दिया हुआ है। निम्न श्रेणी के ब्रायोफाइट्स, इनका जो शरीर है वो थैलाब है, थैलॉइड स्ट्रक्चर, यानी इनका जो शरीर है वो चपटा है और पृष्ठाधारी यानी प्रोस्ट्रेट, चिपटा है और डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है। जबकि जो उच्च श्रेणी के ब्रायोफाइट है, जिनको मॉस कहा जाता है, एक फ्यूनेरिया का उदाहरण यहाँ दिया गया है। ये इनका शरीर फोलियोस होता है, फोलियोस पत्तियों वाला, जिसके अंदर पत्तियां पाई जाती हैं। मॉस का शरीर सीधा, देखिए आप सीधा दिखाई भी दे रहा होगा, सीधा और पत्तियों वाला होता है। बच्चों, अगर हम इनके और लक्षणों को देखें तो ब्रायोफाइट्स में जड़ तो नहीं पाई जाती, परंतु जड़ जैसी कुछ आकृति पाई जाती है, जिसको मूलाभास कहते हैं। इनका शरीर मूलाभासों के द्वारा भूमि पर स्थिर रहता है। ये मूलाभास, जिनको राइजोइड्स कहा जाता है, ये जड़ जैसी आकृतियां हैं। और लिवरवर्ट्स में, जो अभी उदाहरण देखा गया मार्केंशिया का, लिवरवर्ट्स में ये मूलाभास एक कोशिकी एवं आशाखित होती हैं। और मॉस में, जिसका उदाहरण फ्यूनेरिया था अभी हमने देखा, मॉस में ये मूलाभास बहुकोशिकी एवं शाखित होते हैं। मूलाभास का कार्य जड़ वाला ही कार्य है। मूलाभास भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं।
ब्रायोफाइटा के थैलाब में संवहन ऊतक नहीं होते हैं, इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। इससे पहले हमने शैवाल में भी देखा था, वहां पे भी संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम, जिनको कंडक्टिंग टिश्यूज कहा जाता है, वे नहीं पाए जाते। बच्चों, ये ब्रायोफाइट अपना जीवन चक्र गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में पूरा करते हैं। इनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमिटोफाइट है। मुख्य पौधा गेमिटोफाइट होता है और यही गेमिटोफाइट प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। गेमिटोफाइट के थैलाब पर नर तथा मादा जनन अंगों का निर्माण होता है। नर जनन अंग को पुंधानी यानी एंथ्रीडिया कहा जाएगा और मादा जनन अंग को स्त्रीधानी यानी आर्चिगोनिया कहा जाएगा, जो अभी आगे इसके लैंगिक जनन में हम डिटेल देखेंगे। बच्चों, अगर इनके स्पोरोफाइट की बात करें तो इनका स्पोरोफाइट बहुत डेवलप नहीं होता है और ये पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से गेमिटोफाइट पर निर्भर करता है। लिवरवर्ट्स में पूर्ण रूप से गेमिटोफाइट पर निर्भर है और मॉसेस में आंशिक रूप से गेमिटोफाइट पर निर्भर करता है और ये स्पोरोफाइट द्विगुणित होता है। इस स्पोरोफाइट में फूट, सीटा तथा कैप्सूल पाया जाता है, जो यहाँ अभी फ्यूनेरिया के चित्र में आपने देखा होगा कि कैप्सूल, सीटा और फूट स्पोरोफाइट का अंदर है। स्पोरोफाइट के कैप्सूल से अगुणित अचल बीजाणु यानी जो स्पोरोफाइट है उसका कैप्सूल, उसके अंदर बीजाणु बनेंगे और ये बीजाणु कैसे होंगे? ये अगुणित होंगे और अचल होंगे, ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ये नॉन मोटाइल है। इनका विकास होता है और फिर ये बीजाणु डेवलप करके अगुणित गेमिटोफाइट का विकास करते हैं। ब्रायोफाइटा में जनन दो प्रकार का होगा, एक कायिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। इनका जो कायिक जनन है वो विखंडन, गैमाकप, ट्यूबर तथा प्रोटोनेमा के द्वारा होता है। विखंडन जिसमें जो प्लांट बॉडी है, जो थैलस है, वो खंडित हो जाता है और खंडित होकर के नए पौधे का निर्माण करता है। गैमाकप एक स्ट्रक्चर है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन में सहायता करता है, वो थैलस के ऊपर पाया जाता है और उससे नए पौधे का विकास होता है। ट्यूबर जो कि एंथोसिरोस का उदाहरण दिखाया गया है, ट्यूबर से भी कायिक जनन होता है। और प्रोटोनिमा जब स्पोरोफाइट डेवलप करेगा तो डेवलप करके प्रोटोनिमा का निर्माण करता है, जो कि एक यंग गेमिटोफाइट है और डेवलप करके फिर ये गेमिटोफाइट का निर्माण कर लेता है। बच्चों, अगर इनकी लैंगिक जनन की बात किया जाए तो अभी हमने देखा कि इनके गेमिटोफाइट पर नर तथा मादा जनन अंग का निर्माण होता है। लैंगिक जनन नर तथा मादा युग्मकों के द्वारा होते हैं जो बहुकोशिकीय जनन अंगों में विकसित होते हैं और इन नर तथा मादा जनन अंगों से नर तथा मादा युग्मक बनेंगे और ये नर तथा मादा युग्मक आपस में संयुग्मन करके ये लैंगिक जनन कराते हैं। तो लैंगिक जनन नर तथा मादा युग्मकों के द्वारा होता है जो बहुकोशिकीय जनन अंगों में विकसित होते हैं और जो इनके जनन अंग हैं वे जनन अंग एक बाहरी जैकेट के द्वारा ढके रहते हैं। नर जनन अंग को पुंधानी या एंथ्रीडिया कहा जाएगा, मादा जनन अंग को स्त्रीधानी या आर्चिगोनिया कहा जाएगा और ये आर्चिगोनिया फ्लास्क के आकार का होता है। पुंधानी यानी कि नर जनन अंग, इनमें पुमड़ुओं यानी एंथ्राजॉइड जो कि इनका मेल गेमिट है उनका निर्माण होगा और ये एंथ्राजॉइड चल होगा, मोटाइल होगा, चूंकि इसके अंदर सीलिया पाया जा रहा है। ये पक्षमाभी चल पुमड़ू है और स्त्रीधानी में जो अंड का निर्माण हो रहा है वो अंड अचल है और इसको नॉन मोटाइल एग यानी अचल अंड कहा जाएगा। तो अंड तथा पुमड़ुओं के संयुग्मन से द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट बनेगा और इनके संयुग्मन के लिए जल अति आवश्यक है, बिना जल के ये अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। युग्मनज के विभाजन से द्विगुणित स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। विकसित स्पोरोफाइट के कैप्सूल से अगुणित अचल बीजाणु बनेंगे। जो स्पोरोफाइट है उसके कैप्सूल के अंदर ये बीजाणु बन रहे हैं जो कि अचल हैं और अगुणित हैं और ये बीजाणु फिर आगे ये बीजाणु अगुणित गेमिटोफाइट में विकसित हो जाते हैं। बच्चों, अगर हम ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र देखें जैसा कि अभी बताया गया है तो इनका मुख्य पौधा जो है वो गेमिटोफाइट है, हैप्लॉइड है।
गेमिटोफाइट। और इस गेमिटोफाइट प्लांट पे यानी गेमिटोफाइट पौधे पे नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग का निर्माण होता है। नर जनन अंग को पुंधानी यानी एंथीरिडिया कहा जाता है और मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहा जाता है। नर जनन अंग से पुमड़ू यानी एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है और मादा जनन अंग जो स्त्रीधानी है उससे अंड यानी एग का निर्माण होता है। उसके बाद निषेचन के द्वारा युग्मनज यानी जाइगोट बनेगा। यहाँ पे निषेचन के लिए जल अनिवार्य है और जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉयड होगा, द्विगुणित होगा। जाइगोट डेवलप करता है और डेवलप करने के बाद ये स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। इनका स्पोरोफाइट पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से गेमिटोफाइट पर निर्भर करता है। स्पोरोफाइट में फूट पाया जाता है, सीटा पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है, जो अभी हमने देखा भी है। और इस स्पोरोफाइट के कैप्सूल में स्पोर्स का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन से जब स्पोर बनेंगे तो ये स्पोर हैप्लॉइड होंगे और फिर ये स्पोर डेवलप करके वापस गेमिटोफाइट बना लेते हैं। तो इस प्रकार अगर इनके जीवन चक्र को देखा जाए तो इनके जीवन चक्र की जो मुख्य अवस्था है वो अगुणित है और बहुत ही छोटा भाग द्विगुणित होता है। बच्चों, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, अगर इनका वर्गीकरण देखा जाए तो इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है लिवरवर्ट्स, जो सरल ब्रायोफाइट्स हैं जिनको हिपैटिकॉप्सिडा कहा जाता है। दूसरा हॉर्नवर्ट्स, जो एंथोसिरोप्टोप्सिडा हैं, जो कुछ जटिल है, लिवरवर्ट से थोड़ा सा अधिक जटिल है। और तीसरा जो वर्ग है वो मॉसेस है, ब्रायोप्सिडा, जो अधिक जटिल यानी उच्च श्रेणी वाले पौधे हैं। लिवरवर्ट्स अभी हमने देखा भी है कि इनका जो शरीर है वो पृष्ठाधारी यानी डॉर्सीवेंट्रल है और थैलाब है। इनमें पत्तियां नहीं पाई जाएंगी और जो इनका राइजॉइड होगा वो एक कोशिकीय होगा और साथ ही अशाखित होगा। स्पोरोफाइट की संरचना भी इनमें सरल होती है और कैप्सूल में कोलुमेला नहीं पाया जाता है। उदाहरण रिक्सिया मर्केंशिया। दूसरा जो वर्ग है वो है हॉर्नवर्ट यानी एंथोसिरोटॉप्सिडा। इनका भी शरीर जैसे इनका था वैसे ही पृष्ठाधारी डॉर्सीवेंट्रल तथा थैलॉइड है और इनमें भी पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। साथ ही इनका भी जो इनका भी जो राइजॉइड है, मूलाभास है, वो एक कोशिकीय तथा अशाखित है। परंतु इनका जो स्पोरोफाइट है वो संरचना में लिवरवर्ट से थोड़ा सा अधिक जटिल हो गया है और इनके कैप्सूल में कोलुमेला पाया जाता है जबकि लिवरवर्ट में नहीं पाया जाता। उदाहरण एंथोसिरोस। तीसरा जो वर्ग है वो मॉसेस यानी ब्रायोप्सिडा। पादप शरीर हरा फोलियोस है। अभी तक डॉर्सीवेंट्रल था लेकिन अब यहाँ हरा है और फोलियोस है, पत्तियों वाला शरीर है जो सीधा खड़ा है। पत्तियां पाई जाती हैं और इनका जो मूलाभास है राइजॉइड है ये बहुकोशिकीय और शाखित है और इनका स्पोरोफाइट संरचना में भी अधिक जटिल होता है और कैप्सूल में कोलुमेला पाया जाता है। उदाहरण फ्यूनेरिया और स्फैग्नम। बच्चों, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके अगर आर्थिक महत्व को देखा जाए तो ये ब्रायोफाइट जब भूमि पर उगते हैं तो ये बड़ी तादाद में उगते हैं जिससे ये मृदा के कणों को बांध लेते हैं और भूमि अपरंदन को रोक देते हैं। साथ ही जो स्फैग्नम जिसको पीट मॉस कहा जाता है, ये दलदली भूमि पर बड़ी संख्या में उगते हैं और इन्हीं पीट मॉस को यानी स्फैग्नम को, जो इनकी मोटी परत बनती है, इसको धूप में सुखा करके पीट का निर्माण किया जाता है और इस पीट को ईंधन के भी रूप में इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ भूमि को उपजाऊ बनाने के काम में भी लाया जाता है। स्फैग्नम तथा कुछ अन्य मॉस इनको जो है पेटियों में सामान पैक करने के, रखने के भी काम में लिया जाता है। कुछ मॉस जैसे स्फैग्नम, इनके अंदर कीटाणुनाशक गुण भी मौजूद है जिसके कारण ये मरहम पट्टी करने के काम आते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स जंतुओं के खाने में भी काम आते हैं। तो बच्चों, ये हमारा दूसरा ग्रुप था ब्रायोफाइट्स। अब आते हैं तीसरे ग्रुप पे, टेरिडोफाइटा, जो ब्रायोफाइट से अधिक उन्नत होगा, जिसमें जड़, तना तथा पत्तियां तीनों पाई जाएंगी और इनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा। ये इस ग्रुप में वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाएंगे। तो ये संवहनीय पादप है टेरिडोफाइटा। ये बीज रहित संवहनीय पादप, बीज नहीं पाया जाएगा। बाकी भी ग्रुप में बीज नहीं था जो हमने पहले पढ़ा है और इसमें भी बीज नहीं है, तो बीज रहित है, क्रिप्टोग्राम है। संवहनी, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम यानी वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाएंगे तो संवहनी पादप है और इसकी भी विश्व भर में लगभग 10,000 जातियां पाई जाती हैं और इनको फर्न कहा जाता है।
ये फर्न मुख्य रूप से छोटे आकार के पौधे हैं, परंतु कुछ फर्न जो जैसे ट्री फर्न ये 20 मीटर की ऊंचाई तक भी वृद्धि कर सकते हैं। यह बहुवर्षीय पौधा है जो ठंडे, छायादार व नम स्थानों पर उगता है। बच्चों, अगर इनके टेरिडोफाइट्स के विशेष लक्षणों को देखा जाए तो इनमें जो मुख्य पौधा है वो स्पोरोफाइट है, जबकि इससे पिछले ग्रुप में ब्रायोफाइटा में मुख्य पौधा गेमिटोफाइट था। तो मुख्य पौधा स्पोरोफाइट जो कि द्विगुणित है होता है और उसमें जड़ भी है, तना भी है, पत्तियां भी। इनमें मूसला जड़ पाई जाएगी, परंतु ये अल्पकालिक होगी और बाद में इसका स्थान अपस्थानिक यानी एडवेंटिशियस रूट्स, अपस्थानिक जड़ें इनका स्थान ले लेती हैं। जो इनके अंदर संवहन बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यूज हैं वो उपस्थित होते हैं। ये पहला ग्रुप आया है जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज पाए जा रहे हैं, तो ये संवहनी पादप, परंतु इनके जाइलम के अंदर वाहिकाएं वेसल्स नहीं पाई जाती और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स यानी सहचर कोशिकाएं नहीं पाई जाती। यहाँ पर टेरिडोफाइट्स के 3 उदाहरण दिए गए हैं, सिलेजिनेला, इक्विसिटम और ड्राइओप्टेरिस। बच्चों, ये जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें जो पत्तियां पाई जाती हैं वे छोटी व सरल होती हैं, परंतु कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं जिनकी पत्तियां बड़ी होती हैं। इन पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं बनते हैं। ये हमको मालूम भी है कि ये अपुष्पीय पौधे हैं और इनके अंदर बीज भी नहीं बनता, तो ये क्रिप्टोग्राम्स में आते हैं। बीजाणु धानियां, स्पोरेंजिया, जिनके अंदर बीजाणु स्पोर्स का निर्माण होता है, पत्तियों के निचली सतह पर गुच्छों में मिलती हैं और ये गुच्छे सौरस कहलाते हैं यानी बीजाणुधानी पुंज कहलाते हैं। और जिन पत्तियों पे ये सौरस मिलते हैं उन्हें बीजाणुपर्ण यानी स्पोरोफिल कहा जाता है। कुछ पौधों में बीजाणुपर्ण यानी स्पोरोफिल आपस में मिलकर के कोन का निर्माण करेंगे। इन कोन को शंकु भी कहा जाता है, उदाहरण के लिए सिलेजिनेला और इक्विसिटम। बीजाणुधानियों यानी स्पोरेंजिया में बीजाणु का निर्माण होता है। टेरिडोफाइट्स में बीजाणु 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो होमोस्पोर्स या तो हेट्रोस्पोर। अगर इनके अंदर सारे बीजाणु एक जैसे होंगे तो ऐसे बीजाणुओं को होमोस्पोर्स कहा जाएगा और ऐसे पौधे को होमोस्पोरस कहा जाएगा। और अगर इनके अंदर बीजाणु अलग अलग तरह के हैं, नर बीजाणु छोटा, मादा बीजाणु बड़ा, तो इनको हेट्रोस्पोर्स कहा जाएगा और ऐसे पौधों को हेट्रोस्पोरस कहा जाएगा। होमोस्पोर का उदाहरण लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, और हेट्रोस्पोर का उदाहरण सिलेजिनेला, मार्सिलिया, साल्विनिया। बच्चों, ये पहला ऐसा ग्रुप आया है जिसके अंदर हेटेरोस्पोरी यानी अलग अलग प्रकार के स्पोर दिखाई दे रहे हैं। तो माना जाता है कि यहीं से हेट्रोस्पोरी का डेवलपमेंट शुरू हुआ है और आगे जाकर यही हेट्रोस्पोरी नर तथा मादा में इवोल्यूशन इनका हुआ है। बीजाणु के अंकुरण से गेमिटोफाइट जो कि अगुणित होता है बनता है। तो ये जब बीजाणु अंकुरित होंगे तो ये गेमिटोफाइट का निर्माण करेंगे। इनकी अगर लैंगिक जनन की बात किया जाए तो इनका जो गेमिटोफाइट है, इस गेमिटोफाइट पर पुंधानी यानी एंथ्रीडिया तथा स्त्रीधानी आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया जो कि नर जनन अंग है और स्त्रीधानी आर्चिगोनिया जो कि मादा जनन अंग है, इनका निर्माण होता है। और पुंधानी में द्वि या बहुकशाभिकी चल पुमड़ुओं यानी कि ऐसे एंथेरोजॉइड्स जिनके अंदर 2 या 2 से अधिक फ्लैजेला पाया जाए और फ्लैजेला पाने की वजह से ये मोटाइल हों, ऐसे एंथेरोजॉइड्स का निर्माण होता है। तथा स्त्रीधानी में नॉन मोटाइल एग, अचल अंड का निर्माण होता है और यही एंथेरोजॉइड और एग ये आपस में मिलते हैं तो निषेचन होता है और निषेचन के लिए जल आवश्यक है और निषेचन के पश्चात युग्मनज यानी जाइगोट बनता है जो डिप्लॉयड होता है और ये युग्मनज डेवलप करके भ्रूण का निर्माण करता है। यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है गेमिटोफाइट, इसके ऊपर नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग। अगर कायिक जनन की बात किया जाए तो इनमें जो कायिक जनन है वो खंडन, बुलबिल तथा ट्यूबर के द्वारा होता है। इनमें पीढ़ी का एकांतरण स्पष्ट होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्पष्ट होता है। अगर हम इनकी जीवन चक्र को, लाइफ साइकिल को समराइज करें, एक बार फिर से पूरे जीवन चक्र को दोबारा इसको देखें तो इसमें जो मुख्य पौधा है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है जो डिप्लॉयड है और इस स्पोरोफाइट में जड़ भी है, तना भी है, पत्तियां भी हैं। इस स्पोरोफाइट से
बीजारूपण का निर्माण होगा, स्पोरोफिल का निर्माण होगा, और इन स्पोरोफिल में जो कि डिप्लॉयड है, इन स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया होंगी और इन्हीं स्पोरेंजिया में स्पोर्स का निर्माण होगा। ये स्पोर बाइफ्लैजेलेट होंगे या मल्टीफ्लैजेलेट होंगे, लेकिन मोटाइल होंगे, और फिर ये स्पोर गेमिटोफाइट का निर्माण करेंगे। यहाँ पर जो लाइफ साइकिल दिखाई गई है, जीवन चक्र दिखाया गया है, ये एक होमोस्पोरस पौधे का दिखाया गया है। गेमिटोफाइट बनने के बाद इस गेमिटोफाइट के ऊपर नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग का निर्माण होगा। नर जनन अंग पुंधानी, मादा जनन अंग स्त्रीधानी। नर जनन अंग से पुमड़ू का विकास होगा, पुमड़ू का निर्माण होगा जिसे एंथेरोजॉइड कहते हैं, और मादा जनन अंग से एग यानी अंड का निर्माण होगा। पुमड़ू और अंड यानी एंथेरोजॉइड और एग, इनमें निषेचन होगा, जल अनिवार्य है, और युग्मनज बनेगा जाइगोट, और ये जाइगोट डेवलप करके फिर से स्पोरोफाइट बना लेगा। तो अगर इनके जीवन चक्र को देखा जाए तो इनके जीवन चक्र में जो मुख्य अवस्था है वो द्विगुणित अवस्था है। स्पोरोफाइट इनका मेन प्लांट बॉडी है और गेमिटोफाइट ये मुख्य अवस्था नहीं है। बच्चों, अगर इनके वर्गीकरण की बात किया जाए, टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण, तो इनको 4 उपवर्गों में बांटा गया है। साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, आर्थ्रोफाइटा और टेरोफाइटा। साइलोफाइटा ये वो उपवर्ग है जिसके अंदर जीवाश्म वाले पौधे आते हैं, जो जीवाश्म है। अधिकांश पौधे जीवाश्म हैं और इनके अंदर पत्तियां तथा सत्य जड़ नहीं पाई जाती हैं, अनुपस्थित होती हैं। बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजिया तने के अग्रभाग पर मिलता है और जल का अवशोषण मूलाभास यानी राइजोइड के द्वारा होता है, उदाहरण साइलोटम। लाइकोफाइटा स्पोरोफाइट में जड़, तना तथा पत्तियां तीनों मिलती हैं। पत्तियां छोटी एवं सरल होंगी और बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजिया स्पोरोफिल पर या तो कोन के रूप में मिलेंगी, या तो स्पोरोफिल पे या कोन के रूप में। और इनके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे तो या तो ये होमोस्पोरस होंगे या तो हेट्रोस्पोरस होंगे, उदाहरण के लिए लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। तीसरा जो उपवर्ग है वो है आर्थ्रोफाइटा। आर्थ्रोफाइटा में जो स्पोरोफाइट है उसमें भी जड़, तना तथा पत्तियां तीनों पाया जाएगा, और तने के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स यानी कि पर्व संधि और पर्व दोनों मिल सकते हैं, और जो पत्तियां हैं वो झुंड में पाई जाती हैं, वर्ल का निर्माण करती हैं, चक्करों में व्यवस्थित होती हैं। बीजाणुधानियां यानी स्पोरेंजिया बीजाणुधानी धारों यानी स्पोरेंजियोफोर्स पर मिलकर कोन का निर्माण करता है, उदाहरण इक्विसीटम। बच्चों, जो अंतिम उपवर्ग है वो है टेरोफाइटा, जिसका उदाहरण ड्रायोप्टेरिस दिया हुआ है। इसमें भी स्पोरोफाइट में जड़, तना तथा पत्तियां तीनों पाई जाएंगी, परंतु इसकी पत्तियां बड़ी होंगी। बीजाणुधानियां यानी स्पोरेंजिया बीजाणुपर्ण स्पोरोफिल की निचली सतह पर सौरी यानी पुंज का निर्माण करती हैं और पुंज में मिलती हैं। कुछ पौधों को छोड़कर सभी होमोस्पोरस होते हैं, यानी जो इनमें बीजाणु बनेगा वो सब एक प्रकार का होगा, उदाहरण ड्रायोप्टेरिस। बच्चों, ये जो टेरिडोफाइटा है ये इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका अगर आर्थिक महत्व देखा जाए तो इसमें लाइकोपोडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइकोपोडियम के जो बीजाणु हैं ये बीजाणु सुखा करके आतिशबाजी व विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। जब इनके बीजाणुओं को सुखाया जाता है तो सुखा करके ये बीजाणु जल सकते हैं और इससे फिर आतिशबाजी या विस्फोटक बनाया जाता है। लाइकोपोडियम की कुछ प्रजातियों से तेल निकलता है और इस तेल का निर्माण औषधि बनाने में किया जाता है। ड्रायोप्टेरिस, बॉट्रिकियम आदि का उपयोग भी औषधि के निर्माण में किया जाता है, और मुख्य रूप से इसमें जो औषधि का निर्माण हो रहा है वो होम्योपैथी में इस्तेमाल होता है। फर्न की कई जातियों का उपयोग सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है, जैसे एनीमिया और एस्प्लेनियम आदि। इनका इस्तेमाल सजावटी पौधों के रूप में घरों के अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में किया जाता है। और साथ ही कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल शोधकर्ताओं द्वारा शोध के लिए किया जाता है, जैसे टेरिस लॉन्गिफोलिया। इक्विसिटम, इसका जो तना है, तने का गुच्छा बनाया जाता है और गुच्छा बना करके पहले तने को सुखा लिया जाता है और सुखा के गुच्छा बना करके इसको बर्तन साफ करने या पॉलिश करने के काम में लाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ तक आते आते
हमने दो ग्रुप देखा, एक ब्रायोफाइटा और एक टेरिडोफाइटा। और अपने पिछले भाग में हमने शैवाल देखा था, तो हमने पाया कि शैवाल उनके पास न जड़ था, न तना था, न पत्तियां थीं। परंतु आज के इस वीडियो में हमने देखा कि ब्रायोफाइटा जो कुछ उन्नत थे, शैवाल से अधिक उन्नत थे, उनके पास जड़ तो नहीं थी परंतु जड़ जैसी आकृति थी, वो शैवाल से अधिक उन्नत थे। और जो अगला ग्रुप हमने देखा टेरिडोफाइटा, वो ब्रायोफाइट से भी अधिक उन्नत थे, उनके अंदर जड़ भी था, तना भी था और पत्ती भी थी, साथ ही उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम भी पाया जा रहा था। तो बच्चों यहाँ तक आते आते हमारा ये आज का पार्ट जो कि भाग 2 है ये ख़त्म हो रहा है। और अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ अभ्यास के लिए, आप इन प्रश्नों को कीजिए। अगर आप इन प्रश्नों को कर पाते हैं इसका मतलब आपको ये वीडियो, ये पार्ट समझ में आ गया है। और अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप जब दोबारा देखेंगे तो इस वीडियो को समझ लेंगे। और अपने अगले भाग में जो कि हमारा भाग 3 होगा, जब उस पर हम आएंगे तो हम अगले भाग में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को देखेंगे, जो कि वो समूह है जिसके अंदर बीज का निर्माण होता है और ये बड़े पौधे हैं। साथ ही अब भाग 3 में हम पीढ़ी एकांतरण को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।